नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सरकार की कृष्ण कुंज और बैम्बू पार्क हो गया बदहाल, अधिकारी पलटकर देखने को तैयार नहीं। शोक संवेदना जताने विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे अग्रवाल परिवार के निवास खपरगंज, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी रहे साथ। मोपका इलाके में फैला है बिजली तारों का जाल, शहर होने के बावजूद गांव की जैसी दिख रही है तस्वीर। और तीसरा, स्कूल के छात्र असामाजिक तत्वों से परेशान, आए दिन करते हैं मारपीट, स्थानीय पालकों ने जताया रोष। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ हरियर योजना के तहत वन विभाग ने बिलासपुर के मोपका में बैम्बू म्यूजियम बनाया है। इस म्यूजियम में 18 प्रजातियों के 2000 पौधे रोपे गए हैं, जिसकी देखरेख करने वाला यहाँ कोई नहीं है। अब तो पार्क के अंदर मवेशियों का भी जमावड़ा लगा रहता है। मोपका के बांस जंगल में खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि बांस से करील निकालने वालों का गिरोह यहाँ सक्रिय है। जिले की यह पहली बांस रोपड़ी है जिसे म्यूजियम का नाम दिया गया है। इसके पीछे तर्क है कि जिस तरह म्यूजियम में कुछ अलग तरह की चीजें नजर आती हैं और लोग उसे जानना चाहते हैं, उसी तरह बांस की प्रजातियों को लेकर भी लोगों की जिज्ञासा को शांत करने इसका जंगल तैयार किया गया है। इस नर्सरी के जरिए वन विभाग नागरिकों को अपने निजी खेत व खाली भूमि में बांस का प्लांटेशन करने प्रेरित करता है, जिससे उनकी आर्थिक आय बढ़ सके। लेकिन अनदेखी के चलते यह पार्क अब अपनी बदहाली का रोना रो रहा है। पार्क को चारों ओर से फेंसिंग तार से घेरा गया था, लेकिन अब यहाँ से तार गायब होने लगे हैं। खंबे तक को तोड़ दिया गया है, जिसके चलते इस पार्क के अंदर मवेशियों का जमावड़ा लगने लगा है। यही नहीं, अब यह पार्क नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों का अड्डा भी बनते जा रहा है। वन विभाग के जिम्मेदारों का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। कुल मिलाकर वन विभाग इस नर्सरी को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। कार्य के नाम पर जहां विभाग के छोटे अधिकारी लाखों रुपयों का बंदरबाट कर रहे हैं, वहीं बड़े अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। शासन की योजनाओं पर पानी कैसे फेरना है, यह तो कोई वन विभाग से सीखे। सीएम के आदेश पर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज तैयार किए गए हैं। वन विभाग के अफसरों ने मंत्री के हाथों उद्घाटन कराकर यहां सिर्फ खानापूर्ति ही की है। बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मोपका में कृष्ण कुंज का शुभारंभ किया था। वृक्षों की अमूल्य विरासत को संरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर सभी नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज का शुभारंभ किया गया है। पौधारोपण को जन जन से जोड़ने एवं सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए कृष्ण कुंज नाम दिया गया है। उद्घाटन को 3 माह से ऊपर बीत गया है। वन विभाग ने एक तो आनंद फानन में अधूरी तैयारियों के बीच प्रभारी मंत्री के हाथों इसका उद्घाटन करा दिया, और अब 3 माह बीत जाने के बाद भी वन विभाग ने कृष्ण कुंज में बाउंड्री वॉल तक नहीं बनाई है। केवल फेंसिंग तार के जरिए इसे घेर दिया गया है। शासन ने प्रदेश के सभी कृष्ण कुंजों में 22 प्रकार के पौधे लगाने आदेश दिया था। मोपका गौठान के आगे वन विभाग ने कृष्ण कुंज तैयार किया है। इसके लिए निगम ने वन विभाग को जगह उपलब्ध कराया है। कृष्ण कुंज का उद्घाटन हुए 3 माह से अधिक हो गया है, लेकिन इसकी दोबारा सुध लेने वाला यहाँ कोई नहीं है। गेट लगाया गया है, मगर इस गेट में कुंडी लगाने वाला यहाँ कोई नहीं है। यही नहीं, पौधों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। पानी का भी यहाँ कोई इंतजाम नहीं है, जिसके चलते पौधे सूख रहे हैं। कृष्ण कुंज के बाउंड्री वॉल में लोक सांस्कृतिक की झलक दिखाने के लिए बस्तर आर्ट बनाए जाने हैं, लेकिन वन विभाग ने तो अब तक बाउंड्री वॉल ही नहीं बनाई है। ऐसे में लोक संस्कृति की झलक बाउंड्री वॉल में कैसे नजर आएगी? पूरा काम CSR और DMF फंड से होना है, फिर भी काम में लेट लतीफी की जा रही है, जो समझ से परे है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। कलेक्टर जनदर्शन में लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले में लोग अपनी समस्याओं से कितने परेशान हैं। फरियादी कलेक्टर के पास समस्याओं के निराकरण के लिए पहुंच रहे हैं।
हर विभाग अपनी अपनी जिम्मेदारी को अगर पूरी ईमानदारी से निभाने लगे तो कलेक्टर के पास आने वाली भीड़ कम हो सकती है। विकलांग सर्टिफिकेट, जमीन से रिलेटेड पटवारी, खातों में जमीन का अपडेट, राशन कार्ड, पेंशन जैसे कई समस्याओं का निराकरण विभागीय स्तर पर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कलेक्टर के पास इन सभी परेशानी को लेकर आमजन हर मंगलवार जनदर्शन के रूप में पहुंचते हैं। कलेक्टर कैंपस में महिला सुलभ की पुरानी बिल्डिंग को मंगलवार को जेसीबी से तोड़ा गया। यहां पर स्मार्ट सिटी परियोजना के जरिए 18 लाख रुपए की लागत से नया बिल्डिंग बनाया जाएगा, जिसमें बेबी केयर होम, रेस्ट रूम, बाथरूम और ड्रिंकिंग वाटर रूम बनाया जाएगा। बलखंडी न्यास के अध्यक्ष मंगत राय अग्रवाल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक अग्रवाल की माता के निधन पर संवेदना प्रकट करने विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत पहुंचे। खपरगंज स्थित निवास पहुंचकर विधानसभा अध्यक्ष ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी और परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए पारिवारिक चर्चा की। इस दौरान विधायक शैलेश पांडे, शहजादी कुरैशी, राजेंद्र चावला, अटल श्रीवास्तव, त्रिलोक श्रीवास, अभय नारायण राय, प्रमोद नायक, जयंत मनहर समेत कांग्रेस नेता साथ में पहुंचे। सभी ने पुष्प अर्पित कर दिवंगत आत्मा को नमन किया। अग्रवाल परिवार की मुखिया गीता देवी अग्रवाल का 96 वर्ष की अवस्था में एक सप्ताह पहले स्वर्गवास हो गया था। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत का पुराना पारिवारिक और राजनीतिक संबंध होने के चलते वे शोक संतप्त अग्रवाल परिवार से मिलने उनके निवास पहुंचे थे। जिला कांग्रेस कमेटी ने 6 दिसंबर को संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई और उनके आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर योग आयोग सदस्य रविंद्र सिंह, हरीश तिवारी, जफर अली, एसएल रात्रे ने कहा, बाबा भीमराव अंबेडकर एक बहुप्रतिभा के धनी थे, जिन्होंने जीवन भर समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते रहे। बाबा साहब ने समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उन्हें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व शैक्षणिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए संघर्ष किया। बाबा साहब भारतीय संविधान के निर्माता थे। उन्होंने गांधी जी के साथ पूना समझौता कर दलित समाज को लाभ दिलाया। बाबा साहब नेहरू मंत्रिमंडल में प्रथम कानून मंत्री भी थे। 6 दिसंबर 1956 को उनका महापरिनिर्वाण हुआ। नर्सों की कमी को पूरा करने सिम्स प्रबंधन अब कलेक्टर दर पर भर्ती करने की प्रक्रिया अपनाएगा। महज 53 स्टाफ नर्स अभी भी 710 बिस्तरों वाले सिम्स की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। मालूम हो कि पिछले कुछ समय से यहां कार्यरत नर्स लगातार नर्सों की भर्ती किए जाने की मांग कर रही हैं। 53 नर्सिंग स्टाफ, 31 वार्ड, 4 ऑपरेशन थिएटर, 14 ओपीडी और फिर कोरोना वैक्सीन का काम। ये हालात सिम्स के हैं। नर्सिंग स्टाफ की कमी से जूझते सिम्स के नर्सों को अब एक रोशनी दिखाई दी है। दरअसल रायपुर मेडिकल कॉलेज में भी यही हालात थे, मगर वहां प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए नर्सिंग स्टाफ भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यही कारण है कि सिम्स के नर्सिंग स्टाफ ने भी डीन से मुलाकात कर अपनी मांग रखी है और कलेक्टर दर पर स्टाफ भर्ती करने कहा है। आज के डेट में अपना सिम्स मेडिकल कॉलेज 710 बेड का हॉस्पिटल है। 710 बेड के हॉस्पिटल में हमारे पास इन हैंड 53 नर्सिंग स्टाफ, पूरे 710 बेड, जिसमें आपके पास 14 ओपीडी, 4 ओटी और 31 वार्ड हैं। और हर वार्ड में आपको 25 to 30, 34, यहाँ तक कि NICU में 46, जहाँ न्यूनेटल ICU है, हम जहाँ पर छोटे बच्चों का देखभाल करते हैं, वहाँ पर अबव 45 to 50, 52 इतने बच्चे एडमिट रहते हैं वन टाइम। तो इस 53 में से हमको नाइट ड्यूटी, इवनिंग शिफ्ट, नर्सिंग स्टाफ का तो 24 घंटे का ड्यूटी है, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर है। इसी बात को हम अभी वापस से डीन सर के पास डिस्कस करने आए थे। नर्सों की मांग को देखते हुए सिम्स के डीन डॉक्टर के सहारे ने कहा कि इस संबंध में पत्राचार कर आवश्यक दिशा निर्देश लिए जाएंगे। 89 पद तो हमारे क्या बोलते हैं कॉलेज के तरफ से वैकेंट है, परंतु और हमारे कॉलेज अस्पताल की तरफ से 89 पद रिक्त हैं। उसके लिए हमने शासन को भर्ती के लिए भेजा था, परंतु अभी बीच में हमारी बैठक हुई थी सचिव महोदय से,
तो उन्होंने कई कॉलेज के जो अधिष्ठाता लोगों का निर्णय किया कि इस भर्ती को व्यापम द्वारा किया जाए। तो अभी शासन के द्वारा शायद व्यापम से भर्ती करने का निर्णय लिया गया है, परंतु आपको पता है कि आरक्षण की जो नीति आई है उसमें उसके कारण थोड़ा सा इस कार्य में धीमी गति पाई गई है। पर मेरे को लगता है कि जल्दी से जल्दी शासन इसमें जल्दी निर्णय लेगी। 710 बिस्तरों वाले सिम्स में नर्सों की कमी का यह संकट न केवल ड्यूटी पर रहने वाली नर्स पर असर डाल रहा है, बल्कि इससे यहां इलाज कराने पहुंचने वाले मरीज भी प्रभावित हो रहे हैं। कई मर्तबा इसे लेकर नर्सों और मरीजों के बीच विवाद भी हुआ है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। आयुष्मान कार्ड से इलाज करने वाले जिले के तमाम निजी नर्सिंग होम और अस्पतालों को इलाज संबंधी बोर्ड लगाने का निर्देश सीएमएचओ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव द्वारा दिया गया था, मगर आदेश के बाद भी कई संस्थान ने इसका पालन नहीं किया है। अब सीएमएचओ ने ऐसे अस्पतालों को चिन्हित कर नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्यवाही करने की बात कही है। नर्सिंग होम वालों को स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि जो भी नर्सिंग होम कार्ड से इलाज कर रहे हो इस बारे में फ्लैक्स में प्रदर्शित करें या बोर्ड में लिखें। जो कार्ड उनकी फैसिलिटी नहीं है उनके पास में उसके बारे में भी स्पष्ट लिखें। कुछ नर्सिंग होमों ने शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ लोगों ने अभी तक नहीं लगाया है। उनको पुनः निर्देशित किया जाता है कि 1 हफ्ते के भीतर ये सब कार्य कर लें, अन्यथा उनके विरुद्ध नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार से सिटी बसों में किराया लगना शुरू हो गया। सोमवार को पहले दिन यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए लोगों ने निःशुल्क यात्रा का लाभ लिया। कार्यपालन अभियंता अनुपम तिवारी ने बताया कि 6 रूटों में बस चल रही हैं। आने वाले 3 महीने के भीतर 40 बस चलने लगेंगी। वहीं शासन ने किराए में भी मामूली इजाफा किया है। 5 किलोमीटर तक 8 रुपए निर्धारित किया गया है। यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए बसों का संचालन अच्छे से हो, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। जो शासन से निर्धारित दर है वही है। शासन ने पूर्व में 15% जो बढ़ाया था कोरोना काल को पहले, वही दर है अभी। आज प्रथम दिवस है। 6 बसें अलग अलग रूट पे गई हैं, रतनपुर, कोटा, मल्हार, बिल्हा में। कल नागरिकों की जानकारी के लिए ट्रायल में चलाई गई थी बसें। कल कोई किराया वसूल नहीं किया गया। जो अनुबंध में प्रावधान है उसके हिसाब से इनको 90 दिन के भीतर 40 गाड़ियों को ऑन रोड में लाना होगा। मोपका में जिस तरह से विद्युत तारों का जाल फैला हुआ है, उससे वार्डवासी एक बड़े खतरे से अनभिज्ञ हैं। विद्युत तारों के जाल कभी भी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी तक नहीं है। निगम क्षेत्र में शामिल होने के बाद भी मोपका के लोगों को मूलभूत सुविधाओं से जूझना पड़ रहा है। ये नजारा है मोपका बस्ती के कुटी पार जाने वाले मार्ग का। इस इलाके में अवैध कॉलोनियों की भरमार है, लेकिन यहाँ बने घरों में जिस तरह से विद्युत तारें दौड़ रही है, इससे कभी भी शॉर्ट सर्किट के कारण बड़ा हादसा हो सकता है। जो लोग भवन दुकान बना रहे हैं वो भी बांस के जरिए केबल अपने स्थान तक पहुंचाते हैं। उन्हें ये नहीं लगता कि इससे नुकसान भी हो सकता है। मुख्य चौराहे से लेकर रोड पर जितने भी भवन दुकानें बनाई गई है, वहां सभी जगहों पर बांस के जरिए विद्युत तार पहुंचाई गई है। कई जगह तो हाथ से तारों को छुआ जा सकता है। इतना ही नहीं, इनके साथ कई टेलीफोन लाइनें भी जुड़ गई है, जो कई बार विद्युत तारों से टकरा जाती है। तारों का ये जाल कभी भी बड़े हादसे को जन्म दे सकता है। सब अपने तरीके से सुविधा के अनुसार मकान बना रहे हैं, विद्युत कनेक्शन ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद विद्युत विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। नगर निगम बिलासपुर क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 25 में आजाद महिला साख सहकारी समिति मर्यादित द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान और वार्ड क्रमांक 23 में जय गणेश प्राथमिक उपभोक्ता भंडार द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान के विरुद्ध प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले अतिरिक्त खाद्यान्न हितग्राहियों को प्रदाय न किए जाने के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच की गई थी। जांच में दोनों ही दुकानों में अनियमितता पाए जाने के कारण उचित मूल्य दुकान के प्रबंधक व विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। दोनों ही उचित मूल्य दुकान के प्रबंधक व विक्रेता द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं होने के कारण खाद्य नियंत्रक ने दुकानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। वहीं दोनों दुकानों को वार्ड की ही दूसरे दुकानों में संलग्न भी किया गया है, ताकि हितग्राहियों को उनके हक का राशन समय पर मिल सके।
बिलासपुर के सेंद्री और कछार रेत घाट में अवैध रूप से धड़ल्ले के साथ रेत की खुदाई और परिवहन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि असहाय खनिज अधिकारी अनिल साहू, इंस्पेक्टर राहुल गुलाटी की मिली भगत के चलते यहां उत्खनन करने वाले लोगों के हौसले बुलंद हैं। इसीलिए बंद रेत खदानों से खुलेआम रेत खनन स्थानीय ट्रेडर संचालक करा रहे हैं। कई बार इसकी शिकायत खनिज विभाग के उप संचालक से की गई है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब तो बाकायदा नहीं में जेसीबी लगाकर अवैध तरीके से रेत की खुदाई की जा रही है। वहीं बेचने के लिए ले जाने वाले ट्रैक्टरों की कतार यहां सुबह से शाम तक लगी रहती है। लेकिन अफसोस की सरेआम चल रहा यह धत्कर्म खनिज विभाग और जिला व पुलिस प्रशासन के जमीनी अधिकारियों को दिखाई नहीं देता। प्रकरण की जांच में वैज्ञानिक साक्ष्य की स्थिति मजबूत रखने प्रत्येक थाने में अलग से ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। रेंज स्तर की कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा बताई गई बारीकियों को अब जिलेवार इम्प्लीमेंट किया जाएगा। न्यायालय से आरोपियों के दोष मुक्ति के प्रकरण ज्यादा होने के कारण अब वैज्ञानिक साक्ष्यों के संकलन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। कोतवाली सीएसपी आईपीएस पूजा कुमार ने बताया कि थाना स्तर पर एविडेंस किट की उपयोगिता को लेकर विस्तार से जानकारी दी जा रही है। जो साइंटिफिक कलेक्शन ऑफ एविडेंस प्रॉपर तरीके से हो, जिसमें मेन फोकस ये था कि चेन ऑफ कस्टडी रहे और बाकी जो साक्ष्य संकलन में कोई टैंपरिंग वगैरह ना हो, तो इस पे फोकस रहेगा। और साथ ही साथ एक एविडेंस कलेक्शन किट और एक SEC की SEE की एक किट होता है जो सेक्सुअल एविडेंस कलेक्शन किट है, उसका भी अभी वितरण जिला लेवल में भी किया जाएगा। तो मैं अपने अधीनस्थ थानों को यही निर्देश दूंगी कि जितना हो सके ये सब नई तकनीकों का उपयोग करें अपराध में, ताकि कन्विक्शन रेट हमारे स्टेट में बढ़े। मस्तूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत इटवा पाली मंदिर में स्थित प्राचीन मूर्ति चोरी करने वाले आरोपियों ने यूट्यूब में देखकर घटना को अंजाम दिया था। मंदिर के पुजारी का मुंह प्लास्टिक के टेप से लपेटना और मूर्ति को तालाब में छुपाने की तरकीब उन्हें सोशल मीडिया से मिली। आरोपियों की सोच से एक कदम आगे पुलिस ने भी पूरे समय अपने मुखबिर को गांव के भीतर एक्टिव रखा। वहीं पिक्चर की स्क्रिप्ट लिखते हुए खुद खरीदार बनकर आरोपियों के गिरबान तक पहुंचने निकले। अपने फेंके हुए जाल में आरोपियों को फंसाकर पुलिस ने इस तरह पूरे मामले का खुलासा किया। वर्तमान में मुख्य आरोपी अतुल भार्गव फरार है, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। बताया कि इन्होंने जो टेप बांधा था, आमतौर पे वो गांजा के जो तस्कर हैं वो पैकेट में लपेटने में उपयोग करते हैं। तो शुरुआत में हमको लगा कि कोई गांजा तस्करी से संबंधित गिरोह होगा, पर उन्हें बताया नहीं। हमें यूट्यूब में इसको बांधने का तरीका बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से उसने पुजारी को बांधा था। पूरे शरीर पर उसे टेप लगा दिए थे, हाथ में टेप लगा दिए थे। उससे पुजारी को छूटने में भी काफ़ी समय लगा था। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। सरकार की कृष्ण कुंज और बैम्बू पार्क हो गया बदहाल, अधिकारी पलटकर देखने को तैयार नहीं। शोक संवेदना जताने विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे अग्रवाल परिवार के निवास खपरगंज, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी रहे साथ। मोपका इलाके में फैला है बिजली तारों का जाल, शहर होने के बावजूद गांव की जैसी दिख रही है तस्वीर। और तिफरा स्कूल के छात्र असामाजिक तत्वों से परेशान, आए दिन करते हैं मारपीट, स्थानीय पालकों ने जताया रोष। असामाजिक तत्वों द्वारा सोमवार को तिफरा स्कूल के छात्रों के साथ मारपीट की गई। इस तरह की घटनाएं पिछले कुछ समय से लगातार हो रही है। आक्रोशित पालकों ने छात्र छात्राओं के साथ जाकर मंगलवार को स्कूल का घेराव कर दिया। तिफरा शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल में बाहरी असामाजिक तत्वों के प्रवेश और उनके आतंक से परेशान होकर स्कूली छात्र सहित उनके परिजनों ने मंगलवार को स्कूल प्रबंधन का घेराव कर दिया। उनका कहना है कि प्रबंधन की लापरवाही के चलते किसी भी दिन बड़ी घटना हो सकती है। दरअसल यहां आए दिन स्कूल आने वाले छात्रों को रोककर कुछ असामाजिक तत्व उनसे रुपयों की मांग करते हैं। पैसे नहीं देने पर उनके साथ मारपीट की जाती है। सोमवार को भी यहाँ यही कुछ हुआ। मारे हैं चाकू, तब्बल, राड वाड, ब्लेड वेड सब मारे हैं हम लोग को, पर कुछ भी नहीं। मैडम लोग फिर आए यहाँ पर 1 घंटे बोले हैं खड़ा होकर, पर 1 घंटा नहीं 10 मिनट से आगे कुछ नहीं खड़े हैं। और
लड़के लोग को पहचानते हैं, अभी सामने आएंगे तो हम लोग पहचान लेंगे। स्कूल के भी हैं, बाहरी बच्चे भी हैं। इसको रुकवाए मारने के लिए, हम लोग गए, मैं और मेरे दोस्त लोग छुड़ाने के लिए। उतने में हम लोग को फिर बोले तुम लोग, मैं इसको मारूंगा। ये बोल रहा था मैं नहीं कुछ करना चाहता, लड़ाई झगड़ा जाने दो। उसके बाद हम वैसी विवाद हुआ। उसके बाद मैं आया स्कूल, मैडम को बोला मैम जी ऐसा ऐसा बात है, तो मैम बोली लिख के दो। मैं गया क्लास लिखने, क्लास से लिख के आया, मैम उपस्थित नहीं थी। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद आया, फिर नहीं थी। उसके बाद मैं जब ग्राउंड से बाहर निकला, उसके बाद वो लोग मेरे से हमला कर दिया, रॉड वॉड से, पाइप जिसमें था उसमें। मामले में अपना पक्ष रखते हुए स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि मारपीट के मामले में शामिल 7 छात्रों को स्कूल से निकालने नोटिस जारी कर दिया गया है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से आईजी और एसपी को पत्र लिखा जा रहा है। कुछ विद्यार्थियों के द्वारा शिकायत की गई कि बाहरी लड़के कैंपस में आकर के लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। एक 10वीं के विद्यार्थी का बाइक में आ रहा था, उसकी बाइक को खींच के गिरा दिए हैं। बताने वाला विद्यार्थी शिकायत करने वाले बच्चों के बारे में बता रहा था, तो कई नाम बता रहा था, घरेलू नाम। तो चूंकि उन घरेलू नाम से तो हम बच्चे का पाठकांड इसमें विद्यार्थियों की पंजी में नहीं देख सकते थे ना, इसलिए कहा गया कि लिख के दो तुम कि कौन कौन से विद्यार्थी तुम्हारे साथ में इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं। तो जो विद्यार्थी था उसने लिखा और उसके बाद में उसी समय हम बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से स्कूल के गेट पे पहुंच गए ताकि बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल दें। छुट्टी का समय है और कौन बाहरी लड़का आ रहा है ये भी देख लें। हमारे सामने कोई बाहरी लड़का नहीं आया था उस समय तक। सुरक्षा की दृष्टि से हम आईजी को और एसपी ऑफिस में लेटर लिख रहे हैं कि यहाँ पूरे समय सुरक्षा बल तैनात किया जाए। बताया जा रहा है कि 20 से 25 बाहरी युवकों ने छात्र छात्राओं के साथ मारपीट की। मौजूद लोगों की माने तो क्षेत्र में रोजाना असामाजिक तत्वों द्वारा स्कूल आने वाले बच्चों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। वहीं छात्रों से नशे की लत को पूरा करने पैसों की मांग की जाती है। घटना के बाद से छात्रों में सुरक्षा को लेकर डर का माहौल बना हुआ है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। बच्चों में उनकी वैज्ञानिक सोच को परिणाम तक पहुंचाने का प्रयास रंग लाया है। शासकीय स्कूल जूना बिलासपुर में पढ़ने वाली 7वीं क्लास की छात्रा प्रार्थना का राष्ट्रीय बाल विज्ञान के लिए चयन हुआ है। सीमित संसाधन में छात्रा ने यह कमाल किया है। छत्तीसगढ़ के 16 स्कूली बाल वैज्ञानिकों का चयन अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए किया है, जिसमें प्रार्थना केवट बिलासपुर जिले से इकलौती है। राजधानी रायपुर में हुए राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में 16 बच्चों का चयन किया गया। छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा इन बाल वैज्ञानिकों के नाम की घोषणा की गई है। शासकीय मिडिल स्कूल जूना बिलासपुर में 7वीं कक्षा में पढ़ रही प्रार्थना प्रकृति और पर्यावरण के प्रति बेहद संवेदनशील है। उसने समाज का एक ऐसे खतरे की ओर ध्यान दिलाया है जिसका लोग बेधड़क इस्तेमाल करते हैं। छात्रा ने बताया, कैरी बैग प्लास्टिक का एक प्रकार है जो नष्ट नहीं होता और इससे होने वाले खतरनाक परिणाम पर उसने अपना प्रोजेक्ट तैयार किया है। इसमें स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा राधिका देवांगन ने सहयोग किया है। पर्यावरण जगह यानी पौधे लगाना अच्छा लगता है और उसमें पानी डालकर उसे बड़ा करना अच्छा लगता है। उसे बड़े करेंगे तभी हमें उससे फल मिलेगा, छाया मिलेगी, इसलिए हमें पर्यावरण लगाना अच्छा लगता है। हम उसे पानी में डालकर देखे थे और मिट्टी में दबाकर देखे थे और उसे जलाकर भी देखे थे। क्या निकला उसमें, क्या नतीजा निकला? उसमें जैसे पॉलीथीन पिघलता है ना, तो ऐसी वो टपक कर नीचे गिर रहा था। उसे मिट्टी में दबा कर देखे ना, कुछ महीने तक उसे मिट्टी में दबा दिए थे, फिर निकाल कर देखे ना तो पता चला कि अब घटित नहीं होता। हमें लोगों को जागरूक करने की कोशिश की क्योंकि इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ये इसमें कुछ भी चीज़ रखने से ख़राब हो सकता है। इसमें कुछ भी रखने से खाने की चीज़ तो हानिकारक हो सकता है, तो इसमें कुछ भी चीज़ नहीं रखना चाहिए। ये पॉलीथीन से ज़्यादा नुकसान करता है। HM सीमा चतुर्वेदी और टीचर के मार्गदर्शन में नॉन वुवेन बैग इस्तेमाल से होने वाला नुकसान जानकर उत्सुक छात्रा कहती है, फिर इस पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। हम दोनों ने मिलकर सोचा कि हम एक प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं, तो हम NW बैग्स को ही, हमारी मैम ने आइडिया दिया NW बैग्स के बारे में, तो हमने इसी के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया।
को पानी में डालकर देखे तो पता चला कि वह पानी बिल्कुल भी नहीं सोखा, और मिट्टी में कुछ माह तक दबाकर भी देखे तो पता चला कि वह अपघटित भी नहीं हुआ। तो इससे हमें पता चल गया कि वह बहुत हानिकारक है। पॉलीथीन पर प्रतिबंध लग चुका है, पर इस नए नॉन वैन बैग के आने से इस नॉन वैन बैग का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है, क्योंकि लोग इससे मानते हैं कि यह कपड़े का थैला है, इसीलिए। जिले से अकेले चयनित बाल वैज्ञानिक प्रार्थना बेहद उत्साहित है। स्कूल प्रबंधन छात्रा की उपलब्धि पर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। सिम्स में संसाधन व फैकल्टी की कमी के कारण यहां के पीजी सीट में प्रवेश लेने की रुचि छात्र छात्राओं में कम हो गई है। इसी कारण से यहां पीजी की 30% सीट खाली रह गई है। बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पीएसएम, स्किन और गाइटनिक की 11 सीटें यहां खाली रह गई है, जबकि इसके लिए 3 राउंड की काउंसलिंग के बाद भी केवल 28 ने पीजी सीट में प्रवेश लिया है। कुल 44 पीजी सीट में 5 पर प्रवेश की अनुमति ही नहीं मिली थी। वहीं काउंसलिंग के बाद भी 11 सीटें खाली रह गई हैं। वो नियमानुसार जो है क्या होता है कि मेरिट लिस्ट के अनुसार अब किसी को चॉइस में नहीं वो सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो लोग नहीं लेते हैं, और कुछ लोग लेना चाहते हैं उसको मिलता है। अब अभी तो शासन पे निर्भर है, और क्योंकि ये जो सीटें हैं वो एनएमसी मापदंड के अनुसार से ही अलॉटमेंट होता है। सड़क सुरक्षा के अंतर्गत निजी नर्सिंग होम व शासकीय एम्बुलेंस में जीपीएस सिस्टम लगाने कहा गया था, जिसके बाद सीएमएचओ ने पत्र जारी कर सभी को इसका पालन करने कहा। सीएमएचओ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिले के सभी शासकीय एम्बुलेंस में जीपीएस सिस्टम लगाए जा चुके हैं। वहीं 49 निजी नर्सिंग होम के एम्बुलेंस में से 38 गाड़ियों में भी जीपीएस लग चुका है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत पिछले माह हम लोग को निर्देश मिला था संचालक रायपुर से, स्वास्थ्य सेवाओं से, कि सभी एम्बुलेंस में जीपीएस लगवाया जाए अनिवार्य रूप से। तो हमने अभी सभी शासकीय अपने जो एम्बुलेंस हैं चारों ब्लॉक में 10 गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगवा लिया है। नर्सिंग होम को भी इस बारे में निर्देशित किया गया था, उसमें से 34 नर्सिंग होमों ने लिस्ट भेजी कि उनके यहाँ जीपीएस लग गया है। शेष बची हुई गाड़ियों में 2-3 दिन के भीतर लगवा लिया जाएगा। वार्ड क्रमांक 9 यातायात नगर परसदा का कोरिया मोहल्ला रेलवे क्षेत्र में आता है। यहाँ विकास कार्य करने के लिए स्थानीय नागरिक और पार्षद ने कलेक्टर के जरिए रेल के अधिकारियों से अनुमति मांगी है। मोहल्ले में लगभग 1100 परिवार निवासरत हैं। कोरिया पारा रेलवे लाइन से लगा हुआ क्षेत्र है। अभी वर्तमान में निवासरत ग्रामीण आवागमन के लिए रेलवे की जमीन का इस्तेमाल करते हैं। आवागमन के लिए रेलवे की जमीन के अलावा यहाँ कोई और मार्ग नहीं है। बरसात के अलावा दूसरे मौसम में भी मार्ग अत्यंत कीचड़ युक्त रहता है, जिससे होकर बिलासपुर, चकरभाटा और तिफरा निवासी आते जाते हैं। यहाँ किसी समय भी अप्रिय घटना होने की संभावना बनी रहती है। साथ ही कोरिया पारा में प्राथमिक शाला विद्यालय स्थित है। छोटे छोटे बच्चों को विद्यालय आने जाने में भी परेशानी होती है। इस समस्या के समाधान के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। रेलवे ट्रैक के ऊपर से जाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रेलवे ट्रैक पे ट्रेन खड़ी रहती है तो उसके अंदर से जाते हैं लोग, आना जाना करते हैं, जिससे हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। तो हम लोग कलेक्टर महोदय से यही निवेदन करने के लिए आए हैं कि रेलवे की ज़मीन में हमको या तो सीसी रोड या तो हमको वैकल्पिक मार्ग कच्ची रोड बनाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करेंगे। मैच्योरिटी की रकम वापस नहीं देने से ग्राहकों का गुस्सा एजेंट और सहारा समूह पर फूट रहा है। रुपयों की वापसी के लिए जमाकर्ताओं ने सहारा भुगतान पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ता मंच का गठन किया है। 13 दिसंबर को अभिकर्ता और जमाकर्ता रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। मंच के सदस्यों ने प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, सभी प्रकार से प्रयास कर देख लिया, प्रशासनिक कड़ाई नहीं होने के कारण अब तक सहारा कंपनी के लोगों पर 420 का मामला दर्ज नहीं किया गया है। जिले के 15,000 से ज्यादा लोगों का 5,000 करोड़ सहारा कंपनी वापस नहीं लौटा रही है। विरोध स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के नेतृत्व में सहारा भुगतान पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ता 13 दिसंबर को कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। जमाकर्ताओं का एक तो सबसे जब मैच्योरिटी का पैसा इनको वापस नहीं मिल रहा है, इन्होंने जो प्रॉमिसरी नोट दिया हुआ है, इन्होंने बंद पत्र दिया हुआ है कि आपका पैसा 10 साल के बाद में इतना फला हो जाएगा। 10 साल के बाद में जब वो आदमी वहाँ पे जाता है पैसा वापस लेने के लिए अपना पैसा,
तो वो पैसा देने के लिए ये लोग आगे पीछे आनाकानी करते हैं और ये बताते हैं कि सहारा सेवी का जो विवाद चल रहा है उसके कारण हम आपको पैसा नहीं दे सकते। ओरिजिनली सहारा सेवी का विवाद से हमारी सोसाइटी जिसमें हमने पैसा जमा किया उसका कोई भी लेना देना नहीं है। उसका इनडायरेक्टली इनके मैनेजिंग डायरेक्टरों ने, सुब्रत राय ने और लोकल प्रशासन ने मिलकर ये पैसे की हेराफेरी की और हमारे को पीड़ित बनाया गया। हम पीड़ित नहीं हैं। राज्य सरकार अपनी प्रशासनिक कसावट करके इनके जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनको अरेस्ट करके उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को सीज करके और उनके खिलाफ जो छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों का हित का जो एक एक्ट छत्तीसगढ़ ने बनाया है उस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करके, आईपीसी के अंतर्गत कार्रवाई करके ये सारी की सारी हमारी जो परेशानियां हैं जमाकर्ताओं की भुगतान को लेकर उसको सुलझाने के लिए प्रशासन हमारी मदद कर सकता है। मंच के सदस्यों का कहना है उन्होंने सहारा सोसाइटी में रकम जमा किया, फिर फंड दूसरी स्कीम में कैसे ट्रांसफर किया गया। पुलिस प्रशासन और शासन अपने स्तर पर हस्तक्षेप कर प्रदेश के लोगों के रुपए वापस दिलाए। कड़ाई नहीं बरत रहे हैं जिससे सैकड़ों परिवार रोज टूट रहे हैं। इससे हारकर मंच के सदस्यों को राजनीतिक दबाव बनाना पड़ रहा है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। ऑटो चालकों की मनमानी इस कदर बढ़ गई है कि अब वह सड़कों और दुकानों के सामने ऑटो खड़ा कर देते हैं। यह नजारा है रेलवे परिक्षेत्र के बुधवारी बाजार का। ऑटो चालक अक्सर खड़े रहते हैं जिससे दुकान और होटल संचालक परेशान होते हैं। रेल यात्रियों और बाजार आने वालों की भीड़ होने से रास्ता अक्सर जाम रहता है। ऊपर से ऑटो चालक स्टैंड छोड़ बाजार में यहाँ वहाँ खड़े हो जाते हैं। आरपीएफ की कार्यवाही के बाद भी इनके आदत में सुधार नहीं आया है। मिट्टी तेल लाइन वाली सड़क को स्मार्ट सड़क के रूप में निगम प्रशासन ने तब्दील जरूर कर लिया है, परंतु सड़क पर फर्राटे भरने वाले वाहनों पर लगाम नहीं लगा पा रही है। यहां गति अवरोधक जरूर बनाए गए हैं, मगर असामाजिक तत्वों ने गति अवरोधक को एक तरफ से निकाल दिया है ताकि उन्हें तेज गति से वाहन को दौड़ाने में बाधा न आए। युवाओं की इस हरकत से यह स्मार्ट सड़क दुर्घटना वाली सड़क बन गई है। 2 करोड़ रुपए की लागत से नगर निगम की सबसे पुरानी बिल्डिंग टाउन हॉल का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। पुरानी बिल्डिंग की मजबूती को देखते हुए दीवारों को बचाया जा रहा है। पूरी छत को हटाकर इसे नया रूप देकर रंग रोगन का काम किया जाएगा। यह कार्य मई तक चलेगा, जिसके कारण अभी जोन कमिश्नर का कार्यालय बिल्डिंग के बाहर लग रहा है। हालांकि महापौर और आयुक्त से राघवेंद्र राव सभा भवन को अस्थायी रूप से जोन क्रमांक 3 का कार्यालय बनाए जाने की मांग की गई है। सबसे कमज़ोर भाग जो है इस भवन का वो इसकी छत है, क्योंकि ईंटें की बनी हुई है, जिससे हमेशा दुर्घटना की संभावना बनी रहती थी और समय समय पे छत का कुछ ना कुछ भाग गिरते रहता था, जिससे कारण इसको मरम्मत कराया जाना आवश्यक था। इसलिए सर्वप्रथम छत बदलने का काम तो किया जा रहा है, उसके बाद बाकी जो साज सज्जा है उसके बाद की जाएगी। अभी इस कार्य को करने में कम से कम मई तक का समय लगेगा। 5 महीने का समय इसमें लगेगा ही लगेगा। यदि आप शीतकालीन छुट्टियों में ट्रेन से लंबी दूरी का सफर करने का मन बना रहे हैं तो कंफर्म बर्थ की उम्मीद छोड़ दें, क्योंकि बिलासपुर, रायपुर से मुंबई, हावड़ा और छपरा जाने वाली ज्यादातर ट्रेनों में कंफर्म बर्थ नहीं मिल पा रही है। वेटिंग भी 100 के पार है। इसकी वजह है शीतकालीन के दिनों में स्कूल में छुट्टी लग जाती है, तो वहीं शादी का सीजन भी शुरू हो जाता है। इसलिए ज्यादातर लोग 2 माह पहले ही सीट बुक कर लेते हैं। रेलवे आरक्षण केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक लंबी दूरी की मुंबई हावड़ा मेल, गीतांजलि सुपरफास्ट और आजाद हिंद संपर्क क्रांति यात्रा के लिए लोगों की पहली पसंद है। बिलासपुर, रायपुर से होकर जाने वाली इन्हीं ट्रेनों में ज्यादातर टिकट बुक कराए जाते हैं। अब इन ट्रेनों में लोगों को कन्फर्म सीट नहीं मिल रही है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका खुद दीजिए इजाजत। नमस्कार।